and welcome to the fourth lecture of our gravitation discussion. तो पिछले क्लास में हम लोग क्या बात लिए थे? escape velocity. आज हम लोग केप्लर्स लॉज कितने लॉ है केप्लर के? 3 लॉ है. फर्स्ट लॉ, पहला जो लॉ है केप्लर का उसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. जल्दी किताब को निकाल दो. हो गया. पहला लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. ये कहता है कि प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में चलते हैं. ये कैसा पाथ है? इलिप्स. तो प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में चलता है. ये जो इलिप्स है इसका ये y एक्सिस होगा, ये x एक्सिस होगा. इसको हम लोग सेंटर ऑफ द इलिप्स कहते हैं. इस लेंथ को a से डिनोट करते हैं. ये जो यहां से यहां तक का लेंथ है इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल a से. यहां से यहां तक को मेजर एक्सिस कहते हैं. यहां से यहां तक को क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस. तो अगर हम पूछें कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना है? 2 स्मॉल है. तो स्मॉल a को हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. इस लेंथ को b से लिखते हैं. इस लेंथ को b से लिखते हैं. यहां से यहां तक को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस. तो b को क्या कहेंगे? b को कहेंगे लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस. ये a और b जो है वो रिलेटेड होता है एक फॉर्मूले से, और वो होता है कि b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर. और इस e को हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं. इस e को हम लोग क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी. स्मॉल e को हम लोग क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी. और ये जो इलिप्स है इसके लिए इसेंट्रिसिटी का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है. इलिप्स के लिए हमेशा इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होता है. तो दो, इसको तो सेंटर कहते हैं. 2 और पॉइंट होता है, एक यहां पर एक यहां पर. इन दोनों पॉइंट को फोकस कहते हैं, जिसका सेंटर से डिस्टेंस a ही होता है. इसको हम लोग फोकस कहते हैं. पहला फोकस को S1 से लिखेंगे, दूसरा फोकस को S2 से, और ये a ही है. दिस इज अ फोकस. ये एक फोकस है. तो सन इन दोनों में से किसी एक फोकस पे हो सकता है, किसी भी एक फोकस पे, या तो यहां या तो यहां. और प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड रोटेट करता है. ये प्लैनेट सन के अराउंड रोटेट करता है. ये प्लैनेट यहां से घूमेगा, इस तरह से सन के अराउंड रोटेट करता है. और सन कहां पे रहता है? सेंटर पर नहीं, फोकस पर. न्यूटन और केप्लर दोनों ने प्लैनेट्स के मोशन को स्टडी किया. केप्लर ने कहा कि जो प्लैनेट्स मूव करते हैं वो पाथ इलिप्स होता है, इलिप्टिकल होता है. अब भाई मोशन तो प्लैनेट का बहुत बड़ा पाथ में, तो उतना बड़ा पार्ट को हम लोग तो देख के ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते. मैथमेटिकली सब लोग कैलकुलेट किए. तो केप्लर ने क्या कैलकुलेट किया? ये पाथ कैसा है? इलिप्टिकल है. जबकि न्यूटन ने कैलकुलेट किया कि ये पाथ क्या है? सर्कुलर. इसका बात माने. तो अगर सही में देखें तो इस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी 0.03 होता है. कितना होता है इन एक्चुअल? और अगर आप ये e का वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो क्या आएगा? देखिए, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर. तो 0.0009 1 माइनस ये वैल्यू का अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? This implies b is approximately equal to a. Hence circular. So this is what Newton said. This was Newtonian observation. So he observed it to be circular path of planetary motion. And what about Kepler? केप्लर ने इस पाथ को इलिप्टिकल कहा.
दोनों अपने अपने में सही थे क्योंकि अप्रोक्सीमेटली बी और ए क्या होता है, बराबर होता है। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या कहता है, ये हम लोग लिख सकते हैं, लिखो सब लोग। द प्लैनेट्स revolve around sun in elliptical path with sun situated at one of the foci, focus का plural form होता है foci, one of the foci of ellipse, with sun situated at one of the foci of ellipse. So this was Kepler's first law. देखिए इसको, तो अब हम लोग सेकंड लॉ पे आ जाते हैं। केपलर का दूसरा लॉ क्या है? सेकंड लॉ ये है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। लॉ ऑफ एरियाज, इस पे हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए वापस से ये इलिप्टिकल पाथ हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। सन को हम लोग एक फोकस पे मान लेते हैं, मान लीजिए इस वाले फोकस पे ये सन है, ये प्लैनेट रोटेट कर रहा है सन के अराउंड। पॉइंट नंबर 1 कि जब ये प्लैनेट रोटेट करता है तो इस प्लैनेट का क्या कांस्टेंट रहता है? क्या इसका स्पीड कांस्टेंट रहता है? क्या इसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है? क्या इन दोनों के बीच का फोर्स कांस्टेंट रहता है? क्या कांस्टेंट रहता है या क्या जीरो होता है? सी, जब ये प्लैनेट रोटेट करता है तो इसका स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता, इसका स्पीड वेरी करता है। अभी हम लोग देखेंगे इन दोनों के बीच का फोर्स भी चेंज करता है, क्योंकि इनके दोनों के बीच का क्या चेंज होगा? डिस्टेंस चेंज होगा। देयर इज अ पॉइंट, देयर इज अ टर्म कॉल्ड टॉर्क। एक टर्मिनोलॉजी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क, टाउ से लिखते हैं। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज डिफाइंड एज r क्रॉस f। r को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, f को बोलते हैं फोर्स। जैसे मान लो अगर कोई बॉडी है इस तरह का और ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है और यहां पे हम लोग ऐसे फोर्स लगाते हैं F, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को मिलाने वाले वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर कहते हैं। और इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से मैथमेटिकली टॉर्क आता है। टॉर्क को ही हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, टॉर्क को ही हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, जैसे को सिर्फ मोमेंट भी कहते हैं। सिर्फ मोमेंट कहे या मोमेंट ऑफ फोर्स कहे या टॉर्क का एक ही चीज होता है। कैसे निकालते हैं? आर क्रॉस एफ। इसका एक और डेफिनेशन होता है, टॉर्क को हम लोग कहते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए जरा बहुत से, अगर ये फोर्स है और इस पॉइंट के अबाउट कोई रोटेट करना चाहता है तो ये था आर वेक्टर। बोलो, हम क्या कह रहे हैं? आप इस फोर्स को प्रोड्यूस कर दीजिए ऐसे, और ये पॉइंट क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट के अबाउट ये जो बॉडी है वो घूमना चाह रहा है, तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इससे इस फोर्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। भाई ऐसे मिलाएंगे तो परपेंडिकुलर तो नहीं बनेगा, इसलिए इसको पीछे प्रोड्यूस कर दिए, ये लाइन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा ना। ये जो दोनों वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या कहोगे? दोनों वेक्टर कैसे ज्वाइंट है? हेड टू टेल अगर वेक्टर ज्वाइंट हो तो एक वेक्टर को प्रोड्यूस कर दीजिए, तो जो एंगल बनता है उसी को एंगल बिटवीन वेक्टर कहते हैं।
सो दिस थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर। ये लेंथ अगर r है तो इस लेंथ को r cos थीटा कहेंगे, थीटा के बगल वाला को cos थीटा कहते हैं, इधर वाले क्या कहेंगे r sin थीटा। अब बताओ अभी जो टॉर्क लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था, r क्रॉस f, a क्रॉस b क्या होता है, तो इसको r sin थीटा इनटू f लिख दे क्या। एंड व्हाट इज r sin थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही है। बोलो तो आगे से हम लोग टॉर्क निकालना होगा तो सीधा सीधा फोर्स इनटू एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख देंगे। अब देखो अगर ये फोर्स यहां पे लग रहा है तब तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन अगर फोर्स, मैं फिर से यहां दिखा रहा हूं, ये पॉइंट है, अगर फोर्स यहां आ जाए, थोड़ा नजदीक आ जाए इसके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। बोलो पहले यहां था फोर्स तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा था, अब अगर फोर्स इसी लाइन में आ जाए, उसको प्रोड्यूस करने से उसी पॉइंट से पास करे, तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो। तब टॉर्क क्या हो जाएगा, मतलब अगर कोई फोर्स जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है उस पॉइंट से पास करे तो टॉर्क क्या होता है, ये पॉइंट हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉर्क इज जीरो व्हेन फोर्स passes through axis of rotation। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार इसका यूज करेंगे। टॉर्क इज जीरो व्हेन बॉडी passes through axis of, sorry, when force passes through axis of rotation। अब जरा गौर से देखिए, ये जो प्लैनेट है, इस प्लैनेट का मास हम लोग स्मॉल m मान लेते हैं। ये जो सन है, ये सन इस प्लैनेट पर फोर्स लगा रहा होगा, इधर की तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, कितने फोर्स से, दो बॉडी के बीच फोर्स कितना होता है, Gmm बाय इस समय जो डिस्टेंस है उसको हम लोग r1 मान लेते, तो r1 स्क्वायर, इस समय इसका वेलोसिटी को v1 मान लेते। ये जो फोर्स है वो देखो इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही है। प्लैनेट किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, सन के अबाउट। प्लैनेट किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो सन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये प्लैनेट जब यहां आ जाएगा तब भी इस पर लगने वाला फोर्स सन से पास करेगा कि नहीं करेगा, हमेशा करेगा, है ना। तो फोर्स हमेशा किससे पास करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। जब फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करता है तो टॉर्क क्या होता है, ये हम लोग का पहला पॉइंट हुआ कि व्हेन प्लैनेट्स रिवॉल्व around sun, then torque due to gravitational force, torque due to gravitational force on the planet is zero। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टॉर्क क्या होता है, जीरो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट से आगे बहुत सारा बात करेंगे हम लोग। ये पॉइंट लिखो, सब लोग लिखो इसको अच्छे से। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग करते हैं। देखिए दो टर्म होता है, एक को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, P से लिखते हैं, वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। जब कोई पार्टिकल चलता है तो उसके पास लीनियर मोमेंटम होता है, जब कोई पार्टिकल रोटेट करता है तब उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम, उसको हम लोग L से लिखते हैं और वो होता है I इंटू ओमेगा। तो व्हाट इज I? I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो जो रोल मास का लीनियर मोमेंटम में होता है वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर मोमेंटम में होता है, रोटेशन में होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि अगर कोई पार्टिकल है, ये किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, इस तरह से, इस पार्टिकल का मास m है और इस सर्कल का रेडियस r है, तो ये जो पार्टिकल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। कितना होता है, इसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बेसिकली इट इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास, रोटेशनल एनालॉग ऑफ
मास। हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, अभी बस इतना बात ध्यान में रखिए। ओमेगा बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। जब कोई रोटेट करता है तो उसके पास जो वेलोसिटी होता है उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ओमेगा। ओमेगा और v में रिलेशन होता है, v इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा r। v जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। दोनों रिलेटेड होता है, v इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा r। तो अगर इस एंगुलर मोमेंटम को हम लोग लिखना चाहें इस पार्टिकल के लिए तो क्या लिख सकते हैं, I क्या हो गया, m ओमेगा स्क्वायर, सॉरी m r स्क्वायर, ये हो गया I इंटू ओमेगा। बोलो, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, m एक r रहने दो, एक r इंटू ओमेगा, r इंटू ओमेगा को v कह सकते हैं, बोलो, इसको mvr कहें। जब कोई पार्टिकल रोटेट करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, या उसी को I इंटू ओमेगा या उसी को m r स्क्वायर ओमेगा कहते हैं। ये सब एक एक फॉर्मूला भी यूज करेंगे। फोर्स, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, dp by dt, and this is called Newton's second law of motion। सेम चीज यूज होता है जब कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा हो, एंड वी कॉल टॉर्क। फोर्स के जगह यहां क्या होता है, टॉर्क इज dl by dt, rate of change of angular momentum is called torque। तो टॉर्क का एक और फॉर्मूला हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स सेकंड लॉ इन रोटेशन, द न्यूटन्स सेकंड लॉ फॉर रोटेटिंग बॉडी। एक्चुअली मैं सारी बात रोटेशन का पढ़ा रहा हूं, इन सारी बातों का यूज है इसमें, इसलिए सारी बातें पहले रोटेशन की आप समझ लीजिए, तभी आप ये समझ पाएंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है, नहीं इसी पॉइंट को और कंप्लीट करें, इसमें एक पॉइंट और है। देखो dp by dt अगर जीरो हो जाए, मतलब अगर फोर्स जीरो हो जाए, तो ये बताओ कोई भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है, जब वो कांस्टेंट हो, जब वो कांस्टेंट हो। ठीक है, तो p लीनियर मोमेंटम अगर कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। मतलब हम लोग उसको ऐसे कहते हैं कि इफ f इज जीरो, इसको हम बोलते हैं f एक्सटर्नल। यहां जो फोर्स होता है वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स होता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसका मतलब मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कंजर्व्ड होगा। मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, और इस बात को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। कि अगर किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल कहते हैं। सिमिलरली अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नली नेट टॉर्क जीरो हो, लेकिन टॉर्क जीरो कब होगा, जब L कांस्टेंट हो, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल। तो कोई पूछे व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल, तो कहेंगे जब ये सिस्टम पर एक्सटर्नली टॉर्क जीरो होता है, व्हेन टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड, एंड दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल। इस बात को बहुत बार यूज किया जाता है। अब देखो इस प्लैनेट को, इस प्लैनेट पर टॉर्क क्या था, जीरो था ना, तो टॉर्क जीरो था, इसका क्या मतलब, इस प्लैनेट क्या कंजर्व रहेगा, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये इस दूसरे पॉइंट का हम लोग का कंक्लूजन हुआ। तो मुझे ये पॉइंट आपको लिखवाना था कि व्हेन प्लैनेट्स revolve around sun, its angular momentum remains conserved। जब प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है तो इसका क्या कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम।
way back IIT has asked one of such question. उसने क्या किया, प्लैनेट सिस्टम में तो सबको याद रहता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, सब फैकल्टीज ने पढ़ा है. सो व्हाट IIT डिड, उसने कहा कि देखिए हमारे पास एक सिस्टम है इस तरह का, ये इलिप्टिकल पाथ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये इसका फोकस है. फोकस पे ना मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रख दिया है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है इसमें इलिप्टिकल पाथ में. ठीक है, तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ऑप्शन 1, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिमेन कंजर्व. ऑप्शन 2, द लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व. ऑप्शन 3, द एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व. एंड ऑप्शन 4, द एंगुलर मोमेंटम विल वेरी. तो देखिए ये भी चीज जो है बिल्कुल इसी के जैसा है. जैसे ग्रेविटेशन में दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही चार्जेस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और ये जो फोर्स होगा इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. ये फोर्स इसी पॉइंट से पास कर रहा है देखिए, तो इस फोर्स की वजह से भी टॉर्क क्या होगा, 0 होगा. देखिए मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं लिखा, आप इसको एज ए क्वेश्चन लिखेंगे जितनी बातें मैंने कही. तो इस पे टॉर्क क्या होगा, 0 होगा. टॉर्क 0, इसका क्या मतलब, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. तो जब प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है सन के अराउंड तब उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है. क्यों कंजर्व रहता है समझ में आया, पक्का. इस बात को लिखिए, इसको यूज करेंगे बहुत बार. मेन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट. सो व्हेन प्लैनेट्स रिवॉल्व द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व. अब इस तीसरे बात पे बात करें, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल. आप लोग पूरा भी लिख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल. एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट रहने का मतलब कि आई ओमेगा कांस्टेंट रहेगा. तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा क्या होगा, क्योंकि दोनों चीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट है. मान लो आई का वैल्यू 2 ले लेते हैं, ओमेगा का वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो 2 3 जा 6 हो गया. अब 6 को कांस्टेंट रखना है, तो अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा. अगर 2 को मैं 6 कर दूं, 2 को मैं 6 कर दूं तो ओमेगा को 1 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा. तो एक दो चीज का अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक के इंक्रीज होने से दूसरा घटता है. अब इस बात पे सवाल पूछा आता है, जैसे बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा आता है कि व्हाट विल हैपन इफ लार्ज नंबर ऑफ टॉल बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अर्थ सरफेस. तो देखिए अभी मैंने बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है. जब भी कोई रोटेट कर रहा है तो उसका मास इनटू आर स्क्वायर, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बोलो. अब अगर ये अर्थ है, मान लो यहाँ पे एक टॉल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी है. टॉल बिल्डिंग का मतलब कि मास क्या हो गया, दूर चला गया. बोलो. तो अगर मास दूर चला गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा. बढ़ेगा ना जी. ये मास पहले यहां है तो आर कहोगे सेंटर से इतना है. ये मास अगर यहां चल जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया. आर का वैल्यू बढ़ गया ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा. सो इफ लार्ज number of tall buildings are constructed on earth, then what will happen, I will increase. I increase करेगा तो ओमेगा क्या होगा, डिक्रीज करेगा. ओमेगा मतलब क्या है, एंगुलर स्पीड. तो अर्थ धीरे धीरे रोटेट करेगा. अर्थ क्या होगा, धीरे धीरे रोटेट करेगा. अगर अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन का बात करें, अगर अर्थ का रोटेशनल स्पीड अपने एक्सिस पे धीरे धीरे कम हो गया तो अर्थ का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. सो टाइम पीरियड विल इंक्रीज. उसका दो कॉन्सिक्वेंस होगा. ये जो अर्थ है सन के अराउंड घूमने में ज्यादा समय लगाएगा. सन के अराउंड घूमने में ज्यादा समय लगाएगा, मतलब 365 दिन के बजाय 366-67 दिन का हो सकता है, साल. और दूसरा अपने एक्सिस पे घूमने में भी ज्यादा समय लगेगा. मतलब अभी दिन रात कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का, तो वो भी बढ़ जाएगा. सो इट विल इंप्लाइज लेंथ ऑफ डे विल इंक्रीज. लेंथ ऑफ डे क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. लेकिन ये बहुत इनसिग्निफिकेंट होगा क्योंकि उतना भी लंबा आप बिल्डिंग नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, क्योंकि 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस, अगर अर्थ का एस्पेक्ट में बात करें तो कितना लंबा बिल्डिंग खड़ा करोगे.
क्या इस तरह से सवाल बन सकता है। अगला पॉइंट देखिए, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा था, एक और फॉर्मूला लिखे हमने एंगुलर मोमेंटम का mvr, बोलो। नाउ लेट्स सपोज एट दिस मोमेंट द वेलोसिटी इज v1 एंड द रेडियस इज r1, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे इसका एंगुलर मोमेंटम m v1 r1, बोलो कोई दिक्कत। कुछ देर बाद ये प्लैनेट यहां आ गया, लेट्स सपोज अब इसका स्पीड v2 होगा, ये डिस्टेंस अब r2 होगा, तो अब एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे, मास तो चेंज करेगा नहीं, ऐसा थोड़ी है कि अर्थ यहां से यहां तक आने में मास चेंज हो जाएगा, मास सेम रहेगा लेकिन स्पीड चेंज कर गया v2 r2, तो m कर जाएगा v1 r1 is equals to v2 r2। You can see speed of planet will change, अलग अलग जगह स्पीड क्या होगा, अलग अलग होगा। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछा आ सकता है, देखो जब प्लैनेट दूर होता है सन से तो इस पार्ट को एपी हीलियन कहते हैं, ज्योग्राफिकल टर्म है, क्या बोलते हैं, एपी हीलियन, ये दूर वाले पार्ट को, और इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पेरी हीलियन, नजदीक वाले पार्ट। और प्लैनेट जब सबसे दूर होता है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा पूछे, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो देखो ये लेंथ हो गया a और ये लेंथ हो गया a, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन कितना होगा, a प्लस, इसको हम लोग पेरी, इसको हम लोग एपोगी कहते हैं, क्या कहते हैं, एपोगी, मैक्सिमम डिस्टेंस को। और मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब ये यहां होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा मिनिमम, तो देखो टोटल ये a है, ये a माइनस, जब प्लैनेट यहां होगा तो मिनिमम डिस्टेंस होगा, और वो कितना होगा, a माइनस a, और इसको हम लोग पेरिगी कहते हैं, इसको हम लोग पेरिगी कहते हैं। तो कभी भी कह देगा कि ये क्वेश्चन आपके सीट में है, आज आप लोग को एक सीट मिलेगा, आज हम लोग ग्रेविटेशन खत्म कर लेंगे, तो सीट मिलेगा, उसमें 30 के आसपास क्वेश्चन है, उसको बनाना, उसमें एक सवाल है भी कि प्लैनेट घूम रहा है, तो जब वो एपी हीलियन वाले पार्ट में, तो उसका स्पीड दिया हुआ है v1, उसका रेडियस भी दिया हुआ है, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ सन से, पेरी हीलियन में चला गया, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो बताइए वहां पे स्पीड क्या होगा। तो इस वाले में रखते हैं v1 r1 is equals to v2 r2, तो ये फॉर्मूला ऐसे यूज हो सकता है। इस पे ऐसे भी सवाल बन सकता है, देखो ऐसे सवाल अगर हम पूछे कि फाइंड द रेशियो ऑफ velocity of planet, find the ratio of velocity of planet at apogee and perigee, at apogee and perigee, apogee and perigee पर स्पीड का रेशियो बताइए, वेलोसिटी का रेशियो बताइए। तो देखिए v1 by v2 लिख रहा है, क्या लिखोगे, v1 by v2 क्या होगा, r2 by r1, तो v1 हम लोग पहले एपोगी ले रहे हैं, v at एपोगी by v at पेरिगी, उल्टा लिखना पड़ेगा, r2 मतलब पेरिगी, पेरिगी कितना है, a माइनस a, तो a कॉमन, a कर दिया, ये रेशियो हो जाएगा 1 माइनस e by 1। देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसका एक और पॉइंट पूछा सकता है। एंगुलर मोमेंटम का हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े थे ना, m r स्क्वायर ओमेगा। अरे भाई एंगुलर मोमेंटम क्या है, i इंटू ओमेगा, i क्या था, m r स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं m r1 स्क्वायर ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू m r2 स्क्वायर, तो mm कट गया, सो r1 स्क्वायर ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू r2 स्क्वायर ओमेगा। तो अगर कभी एंगुलर वेलोसिटी से रिलेट करें तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सिमिलरली इधर में एंगुलर वेलोसिटी दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, इधर में डिस्टेंस दे देगा, एंगुलर वेलोसिटी पूछेगा, तो ये लगाएंगे, बोलो। या इसी तरह एपोगी पेरिगी पे रेशियो पूछ दे एंगुलर वेलोसिटी का, तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 क्या लिखोगे, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 क्या लिखोगे, r2 स्क्वायर बाय, उसका स्क्वायर हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा ना। कैसे पता चला कि वेलोसिटी है कि एंगुलर वेलोसिटी है, तो
बहुत सिंपल सा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। तो अगर मीटर पर सेकंड में मतलब वेलोसिटी है और रेडियन पर सेकंड में है, आरएडी रेडियन पर सेकंड में है, तो एंगुलर वेलोसिटी। तो अब हम लोग लॉ ऑफ एरियाज पे आते हैं। अभी तक हम लोग लॉ ऑफ एरियाज नहीं पढ़े थे। अभी तक हम लोग सारी बातें डिस्कस किए थे जो कि जरूरी है लॉ ऑफ एरियाज पढ़ने के लिए। अब हम लोग लॉ ऑफ एरियाज लिख रहे हैं। सो व्हाट इज लॉ ऑफ एरियाज? लॉ ऑफ एरियाज सेज दैट planet sweep equal area with sun in equal interval of time. In equal interval of time. ठीक है? अब इसका मीनिंग समझते हैं। ये कहते हैं कि मान लीजिए प्लैनेट यहां से यहां तक आ गया और यहां से यहां तक आने में मान लो dt टाइम लगा, तो सन के साथ दोनों लाइन को मिला दीजिए, तो ये जो एरिया को स्वेप किया, इस एरिया को dA1 कह रहे हैं। कितना कह रहे हैं? सिमिलरली प्लैनेट यहां से यहां तक आ रहा है, मान लीजिए सेम dt टाइम में, तो इस बार फिर से सन से मिला दीजिए। इनिशियली यहां था, यहां फाइनली यहां आ गया, तो मिलाइए, ये एरिया जो स्वेप किया ये dA2 है। तो इक्वल टाइम है ना, देखिए ये dt है, ये भी क्या है? तो इक्वल टाइम में ये क्या स्वेप करता है? इक्वल एरिया। मतलब dA1 इज इक्वल्स टू, दिस इज द लॉ, ये लॉ है। ठीक है? इस लॉ को कहने का एक और तरीका है। इन अदर वर्ड्स एरियल वेलोसिटी, हम लोग एक वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, एरियल वेलोसिटी मतलब dA/dt। एरियल वेलोसिटी क्या होता है? dA/dt, एरिया का टाइम के साथ डिवीजन। तो देखो एरिया तो सेम है, dA1 dA2 सेम है, और दोनों टाइम भी क्या है? मतलब एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये लॉ ऑफ एरिया है। और कोई पूछे कि ये लॉ किस पर बेस्ड है, उसको प्रूफ करके दिखाइए, तो हम लोग कर सकते हैं। यहां पर हम उसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। किस पर बेस्ड है ये लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस लॉ ऑफ एरियाज is based on law of conservation of angular momentum। किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग जाने कि प्लैनेट जब रिवॉल्व करता है तो उस पर नेट टॉर्क जीरो, बिकॉज when planets revolve, the net torque on it is zero। तो हम लोग लिखेंगे भाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है ना जी। अब जरा dA/dt निकालिए। dA/dt कांस्टेंट है, यही ना हम लोग को प्रूफ करना है। करते हैं प्रूफ। dA/dt निकालते हैं। dA एरिया, ये एरिया कितना होगा? सो डोंट यू थिंक दिस इज सेक्टर? ये क्या है? सेक्टर है। इस एंगल को हम लोग d थीटा मान लेते हैं। इसको मैं यहां दिखा रहा हूं। ये एक सेक्टर है, ये d थीटा है। तो ये जो सेक्टर है, इसका एरिया का फॉर्मूला बचपन में पढ़े थे। बताओ एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला पढ़े थे? पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360, पढ़े थे ना? लेकिन थीटा बाय 360 कब लिखते थे? जब थीटा आप डिग्री में लिखते थे। यहां हम लोग सब रेडियन में लिखते हैं, तो d थीटा बाय 360 को रेडियन में 2 पाई, तो पाई पाई कट गया। एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है? हाफ r स्क्वायर d थीटा। क्या होता है? तो देखो एरिया क्या लिख देंगे? हाफ r स्क्वायर d थीटा
और डिवाइडेड बाय dt, डिवाइडेड बाय एंगुलर स्पीड का यही डेफिनेशन होता है। ओमेगा जो होता है ना वो होता है d थीटा बाय dt। तो बताओ dA बाय dt क्या लिखोगे आप? हाफ r स्क्वायर इंटू ओमेगा, डी थीटा बाय dt क्या कहते हैं? ओमेगा। ठीक है, dA बाय dt लिखोगे हाफ इंटू m, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर नीचे m को क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। तो m r स्क्वायर ओमेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम L। तो dA बाय dt क्या हो गया? L बाय 2m। L क्या है? कांस्टेंट रहता है हमेशा। मास भी क्या रहता है? 2 भी क्या है? तो कांस्टेंट। ये तो प्रूफ करना था कि एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, एरियल वेलोसिटी क्या रहता है? कांस्टेंट। प्रूफ हो गया। और कोई पूछ दे आपसे कि एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे dA बाय dt, और वो कितने के बराबर होता है? L बाय 2m। वेरी इंपॉर्टेंट, very important. In JEE Mains 2019, they directly asked you this question. Which of the following is correct expression for aerial velocity of planet? Where symbols have their usual meaning. क्या होता है? L by 2. ठीक है? So this is all about aerial velocity and law of areas. यही क्या है? Law of areas. And third law, a very simple law, Kepler's third law, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाया था पहले। आप लोग को ये डायग्राम बनाना था अच्छे से। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ, और ये लॉ कहता है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। याद रखिएगा, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन क्या है? स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, और यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। बट इन सम बुक्स दे राइट इट लाइक दिस, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ रेडियस। और रेडियस अगर सर्कुलर पाथ ले रहे हैं तब तो वो रेडियस हो गया, और अगर इलिप्टिकल पाथ ले रहे हैं तब आर को मीन रेडियस कहते हैं। क्या बोलते हैं? और इलिप्टिकल पाथ के लिए ये a प्लस बी बाय 2। तो इसमें लोग ऐसा भी लिख सकते हैं t1 बाय t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 बाय r2 का होल क्यूब। ये हम लोग का वर्किंग फॉर्मूला होगा। इस पे सवाल पूछे जाते हैं। अब सवाल कैसे पूछा जाएगा कि देखिए भाई, अर्थ है, अर्थ का सन से डिस्टेंस दे दिया, ठीक है, अर्थ का सन से डिस्टेंस दे दिया, तो अर्थ का सन से डिस्टेंस जो होगा उसको r1 कहेंगे हम लोग। अर्थ को सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है? 365 डेज, 365.4 एग्जैक्टली, सॉरी 365.25 एग्जैक्टली ये लगता है। 365.25, 365 दिन 6 घंटा, तो 6 घंटे को 0.25 कहेंगे। तो टाइम पीरियड पता है, उसी को 1 ईयर भी कह सकते हैं। बोलो, तो अर्थ का डिस्टेंस पता है सन से, टाइम पीरियड पता है। अब कहेगा जुपिटर का बताइए, जुपिटर पर एक साल कितने दिन का होता होगा? मतलब जुपिटर का टाइम पीरियड पूछ रहा है आपसे और उसका डिस्टेंस दे देगा। तो r1 भी नो, r2 भी नो, t1 भी नो, 365.25, तो t2 नहीं निकाल लेंगे इस फॉर्मूले में रख के। बोलो, अब इस फॉर्मूले में आपको क्यूब याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट्स याद होना चाहिए। तो एक बात याद रखिए, you can never succeed in a competitive examination if you don't know the squares of something like 1 to 25, cubes to 1 to 20 or 15. कैलकुलेशन आपका जितना स्ट्रांग होगा उतना आसान होगा आपका सिलेक्शन होना, और जितना वीक होगा उतना आप पीछे जाओगे। जितना आप कैलकुलेशन एरर करते हो उससे सिलेक्शन उतना कम होते जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ बिल्कुल याद होना चाहिए, और वो सब चीज़ यहाँ पे टेस्ट होता है।
आईआईटी खास करके, नीट में खास करके कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा भी वीक हो गया आपका तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा वहां, ठीक है। इस बार के भी 2020 के आईआईटी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस कैलकुलेशन पे बेस्ड थे, नीट के एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन पे बेस्ड थे। So this completes our discussion on gravitation. This is all that you need to know regarding gravitation. आज आप लोग को एक सीट मिलेगा, उस सीट को, ग्रेविटेशन के सीट को बनाना है और अगली क्लास में उसी के डाउट हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।